हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एग्जामपुर एप्लीकेशन पर हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, ये आपका दूसरा लेक्चर लेकर के मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हो चुका हूं। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है वो मनुष्य के पाचन तंत्र से संबंधित यानी कि ह्यूमंस डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित होने वाली है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन बिना टाइम को गवाए हुए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कल के क्लास में, यानी कि जो पहला लेक्चर आप लोगों ने देखा था उस पहले लेक्चर में क्या था। पहले लेक्चर में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि पोषण क्या है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं, जिसके द्वारा हम भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे पोषण कहा जाता है। पोषण दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। स्वपोषण का मतलब है कि जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, और प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जो पौधों में पाई जाती है और यह सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में होता है, और इस प्रोसेस के परिणाम स्वरूप पौधों में बच्चों ग्लूकोज का निर्माण होता है। जबकि जंतु क्या करते हैं? जंतु पौधों के द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण कर लेते हैं। सारी जानकारी आपको पहले क्लास में देखने को मिला है। अब आपके सिलेबस में है मनुष्य का पाचन तंत्र, तो हम मनुष्यों के बारे में बात करेंगे। मनुष्य क्या है? मनुष्य बच्चों सर्वाहारी है। सर्वाहारी का मतलब यह हुआ कि ये पेड़ पौधों से प्रत्यक्ष रूप में भोजन को खा सकता है, और मनुष्य मांसाहारी भी है, ये मांस को भी खा सकता है। तो मुद्दा यह है कि मनुष्य जब इतनी चीजें खाता है तो उन चीजों को पचाना भी तो मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। भाई ऐसा भी ना हो कि आप ऐसा कुछ खा लें जिसे आप पचा ही ना पाएं, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दें। तो मेरा आपको यहां पर समझाने का मतलब यह है कि आप क्या खाते हैं। आप बच्चों मुख्य रूप से जनरली दाल, चावल, रोटी, सब्जी, दूध, अंडा, मांस, मछली। मांस की भी बहुत सारी वैरायटीज होती हैं। किसी को चिकन, किसी को मटन, किसी को बीफ, किसी को फिश पसंद है। समोसा, ब्रेड पकौड़ा, मैगी, पास्ता, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन आदि चीजों को आप खाते हैं। तो मेरे भाई, आप कोई भी चीज खा लें, विश्व का कोई भी भोजन खा लें, उस भोजन से आपको सिर्फ और सिर्फ 6 चीजें प्राप्त होती हैं। अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी, जीव विज्ञान के अनुसार आप 6 चीजें प्राप्त करते हैं। आपको क्या क्या प्राप्त होता है? आपको बच्चों कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। भाई आप आलू की जितने भी प्रोडक्ट खा लें, रोटी खा लें, आपको उससे क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। आप अगर मांस खाते हैं तो मांस चाहे जिस जंतु का खा ले, आपको उससे मुख्य रूप से क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा। आपको बच्चों फैट मिलेगा, फैट जिसे हिंदी में वसा कहते हैं। आपको जल मिलेगा, यानी कि वाटर मिलेगा, उससे, उस भोजन से आपको जल मिलेगा। आपको बच्चों मिनरल्स मिलेगा, जिसे हिंदी में खनिज लवण कहा जाता है, ये प्राप्त होगा। और आपको बच्चों विटामिन्स मिलेगा, विटामिन। आपको ये 6 चीजें प्राप्त होती हैं। ध्यान से समझना, और अभी कुछ नहीं लिखना है, ठीक है? आपको मैं जब बताऊंगा कि अब आप लिखना प्रारंभ करिए तब आप लिखिएगा। मैं चीजों को सिर्फ समझा रहा हूं, और आपको क्लास में ये सारी चीजें समझाएंगे, फिर इसका नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सुनिए, मैंने आपको क्या बताया मेरे बच्चों? मैंने आपको ये बताया कि विश्व में कोई भी भोजन खाएंगे, उस भोजन से आपको ये 6 चीजें ही मिलेंगी।
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर, मिनरल्स और विटामिन्स। ये 6 चीजें मिलेंगी। जब आपके शरीर में ये 6 चीजें आती हैं तो आपके शरीर के साथ एक प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आपका शरीर वाटर, मिनरल्स और विटामिन, इन 3 चीजों को इसे ज्यों का त्यों ग्रहण कर लेता है। इसे जैसे जिस रूप में आप खाएंगे आपका शरीर इसे इसी रूप में बच्चों एब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। आपके शरीर को वाटर के रूप में ही एब्जॉर्ब करना है, मिनरल्स को मिनरल्स के रूप में ही एब्जॉर्ब करना है और विटामिन्स को विटामिन्स के रूप में ही एब्जॉर्ब करना है। यानी इसे आपका शरीर ज्यों का त्यों यूज कर लेता है। लेकिन आपका शरीर कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट के रूप में यूज नहीं कर पाता, आपका शरीर प्रोटीन को यूज नहीं कर पाता, आपका शरीर फैट को यूज नहीं कर पाता। अब आपके मन में यह प्रश्न आया होगा कि मैं ये क्या बता रहा हूं। बच्चों, मैंने आपको यही बताया कि आपका शरीर वाटर को वाटर के रूप में, मिनरल्स को मिनरल्स के रूप में और विटामिन्स को विटामिन के रूप में यूज कर लेगा, लेकिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को यूज नहीं कर पाता। इसके पीछे कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बच्चों, ये जो वाटर है, ये जो मिनरल्स है और ये जो विटामिन्स है, ये भोजन के सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं, अर्थात सरल अणु होते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं। जबकि बच्चों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ये भोजन के जटिल अणु होते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं। क्या होते हैं? जटिल होते हैं। इसलिए आपका शरीर इसे यूज नहीं कर पाता। तो आपका शरीर करेगा क्या? इन तीनों को कैसे यूज करेगा? तो बच्चों आपका शरीर क्या करेगा कि इस कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा और इस कार्बोहाइड्रेट को पचाकर यहां से क्या प्राप्त कर लेगा? ग्लूकोज। इस प्रोटीन का बच्चों आपका शरीर पाचन करेगा, डाइजेशन करेगा और यहां से क्या प्राप्त कर लेगा? अमीनो एसिड। क्या प्राप्त कर लेगा? अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड प्राप्त कर लेगा। और इस फैट का भी पाचन करेगा और इस फैट का पाचन करके यहां से क्या प्राप्त कर लेगा बच्चों? यहां से फैटी एसिड प्राप्त कर लेगा, जिसे हिंदी में बच्चों वसीय अम्ल कहा जाता है। वसीय अम्ल प्राप्त कर लेगा। तो देखिए, आपको यहां पर 2 बातों पर विशेष ध्यान देना है। बहुत केयरफुली, कुछ मत लिखिए, सिर्फ समझिए, सिर्फ समझिए। अगर इस चैप्टर को तुरंत याद करना है और इस चैप्टर से रिलेटेड एक भी प्रश्न बच्चों गलत नहीं करना है, तो जो मैं बोल रहा हूं वो करिए, अभी लिखिए मत, सिर्फ समझिए। देखिए, मैंने आपको 2 चीजें बताई। पहली बात तो यह बताई कि जब आप किसी भोजन को ग्रहण करते हैं तो उस भोजन से आपको 6 चीजें मिलती हैं। क्या क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर, मिनरल और विटामिन। इसमें से वाटर, मिनरल और विटामिन क्या है? सरल अणु है, भोजन का सिंपल मॉलिक्यूल है। इसलिए आपका शरीर इसे ज्यों का त्यों यूज करेगा। जबकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ये भोजन के जटिल अणु हैं। जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स हैं। इसे पहले सरल अणुओं में परिवर्तित करेगा। और सरल अणुओं में परिवर्तित कैसे करेगा? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करके ग्लूकोज में, प्रोटीन का पाचन करके अमीनो एसिड में और फैट का पाचन करके फैटी एसिड में बदलता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन को अमीनो एसिड में, फैट को फैटी एसिड में बदला जाता है, इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है बच्चों? इसे ही पाचन कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। तो ध्यान से सुनिए, अगर आपसे कोई पूछे कि पचाना किसे है, किस भोजन का पाचन करना है, तो पचाना सिर्फ 3 लोगों को है, 3 भोजन को। पहला कार्बोहाइड्रेट को, दूसरा प्रोटीन को, तीसरा फैट को। इन्हीं तीनों को पचाना है, क्योंकि यही तीनों क्या हैं? पचाने योग्य हैं। यही तीनों जटिल हैं। जो जटिल है उसी को तो सरल करोगे। जो पहले से ही सरल है
उसे और ज्यादा सरल करने में अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करोगे? मैटर समझ पाए? तो दो चीजें दिमाग में याद रखना, भोजन का मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर, मिनरल और विटामिन। पचाना किसे है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को पचाना है और किसी को नहीं पचाना है। एक लाइन बच्चों याद रखिएगा कि इन्हें पचाएगा कौन? इन्हें पचाएगा, हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं जिसे बोला जाता है पाचन तंत्र। ठीक है, तो आइए पहले थोड़ा बहुत हम लोग पाचन तंत्र के बारे में समझते हैं। पहली बात तो वो दोनों पॉइंट अपने दिमाग में हमेशा के लिए सेट कर लीजिए। जहां पर भी मैं भोजन बोलूंगा वहां पर आपको 6 चीजें तुरंत आपके दिमाग में आनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर, मिनरल और विटामिन। और जहां पर भी मैं पाचन बोलूंगा, डाइजेशन बोलूंगा, वहां पर आपके दिमाग में 3 चीजें आनी चाहिए कि हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को पचाना है। समझ में आया? ये 2 पॉइंट अभी आप दिमाग में रखिए। अब देखिए बच्चों, ये जो हेडिंग है मनुष्य का पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मनुष्य का पाचन तंत्र। तो बच्चों, ये जो मनुष्य का पाचन तंत्र है इसे 2 भागों में बांटा गया है। तो यहां पर देखिएगा कि मनुष्य के पाचन तंत्र को 2 भागों में विभाजित किया गया है। मनुष्य के पाचन तंत्र को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है बच्चों आहार नाल, जिसे एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, और दूसरा है सहायक पाचक अंग, जिसे एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन कहा जाता है। तो देखिए यहां पर जो आहार नाल है यह प्रत्यक्ष रूप से भोजन को पचाएगा। यानी कि जब आप खाना खाएंगे या पानी पिएंगे तो पानी जिन अंगों से होता हुआ नीचे जाएगा वो आहार नाल है। और सहायक पाचक अंग, अंगों का ऐसा समूह है बच्चों जो प्रत्यक्ष रूप से भोजन का पाचन नहीं करता। ये आहार नाल के अगल बगल होता है जो आहार नाल को सपोर्ट करता है ताकि आहार नाल भोजन का पाचन कर सके। मैंने क्या बताया? मैंने कहा कि भोजन को मुख्य रूप से कौन पचाएगा? तो भोजन को मुख्य रूप से पचाता है आहार नाल। सहायक पाचक अंग क्या करेगा? सहायक पाचक अंग आहार नाल को सपोर्ट करेगा।
ताकि आहार नाल भोजन को पचा सके। तो यहां पर एक पॉइंट नोट करिएगा कि आहार नाल प्रत्यक्ष रूप से भोजन का पाचन करता है, जबकि सहायक पाचक अंगों का ऐसा समूह है जो भोजन के पाचन में आहार नाल की सहायता करता है। तो देखिए, मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको यह बताया कि आहार नाल अंगों का ऐसा समूह है जो प्रत्यक्ष रूप से भोजन का पाचन करेगा, जबकि सहायक पाचक अंगों का ऐसा समूह है जो आहार नाल को सपोर्ट करेगा, आहार नाल की सहायता करेगा ताकि आहार नाल भोजन को पचा सके। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण देखिए सहायक पाचक अंग का। जैसे बच्चों यकृत, इंग्लिश में से बोला जाता है लीवर, ये भोजन को खुद नहीं पचाएगा, ये आहार नाल को सपोर्ट करता है। लीवर खुद नहीं पचाता। क्या आपने कभी ये पढ़ा कि इस समय भोजन लीवर में गया है? कभी नहीं पढ़ेंगे। भोजन का डायरेक्ट कांटेक्ट कभी इन अंगों से नहीं होता। ये लोग बस अगल बगल रहते हैं, कुछ बना बना करके भेजते हैं। अब क्या बनाकर भेजते हैं हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। लीवर है, जैसे बच्चों अग्नाशय है, अर्थात पैंक्रियाज है, जैसी पित्ताशय है, यानी कि गॉल ब्लैडर है, जैसी अपेंडिक्स है। ये सब ऐसे अंग हैं जो खुद भोजन का पाचन नहीं करते, ये आहार नाल को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। नोट करिए इतना, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नोट करिए। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने इस पॉइंट को नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब सुनिए, जैसे मैं इसका डायग्राम बना करके आपको समझाने की कोशिश करूं, तो बच्चों देखिए, ये है हमारा एलिमेंट्री कैनाल, फिर एक नली है लंबी सी, फिर आमाशय है, फिर ऐसे छोटी आंत होती है, फिर छोटी आंत ऐसे अंदर आकर के मुड़ी मुड़ी होती है, ये इस तरीके से ऐसे मुड़ा होता है। फिर बच्चों ये है बड़ी आंत, ऐसे है आहार नाल। तो ये आहार नाल के अंग हैं, अभी इनके सारे नाम आपको मैं बताऊंगा। और जो सहायक पाचक अंग हैं
वो इनके अगल बगल हैं। जैसे आमाशय के बगल में एक अंग है लीवर, ये क्या है? ये है लीवर, ठीक है। लीवर के नीचे ये है गाल ब्लैडर, पित्ताशय, यहां पर अपेंडिक्स है, यहां पर बच्चों अग्नाशय है। ये क्या है? ये अग्नाशय है, अर्थात पैंक्रियाज है। ध्यान से समझिए, डायग्राम मैंने आपको बता दिया ताकि आप कंफ्यूजन में ना हो। तो ये देखिए, ये सारे सहायक पाचक अंग बच्चों अगल बगल होते हैं, जो व्हाइट कलर से बने हैं, ये सहायक हैं। बाकी देखिए, ये माउथ है, ये है माउथ। तो जब आप माउथ से, यहां से मान लीजिए आपने पानी पिया है, वाटर इनटेक किया है, तो माउथ से होते हुए ये वाटर ऐसे देखिए आएगा यहां पर, फिर ऐसे ऐसे गोला गोला घूमेगा, फिर ऐसे बड़ी आंत के रास्ते से बाहर निकलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो भोजन डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में है? भोजन डायरेक्ट कांटेक्ट में है आहार नाल के। जब आप भोजन ग्रहण करेंगे तो भोजन आहार नाल से होते हुए गुजरेगा। सहायक पाचक अंग अगल बगल हैं जो कुछ न कुछ करके सपोर्ट करेंगे, किसको? आहार नाल को, ताकि आहार नाल भोजन को पचा सके, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला हेडिंग बना लीजिए बच्चों, आहार नाल, ठीक है। पहला हेडिंग है एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि आहार नाल। सबसे पहले हम लोग इस आहार नाल के बारे में पढ़ते हैं। एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। आहार नाल की लंबाई लगभग 33 फीट होती है, 33 फीट होता है। और अगर कभी कभी ऑप्शन में मीटर दे देता है तो लगभग 11 मीटर होता है, लगभग 11 मीटर, ठीक है। आहार नाल का निर्माण, एलिमेंट्री कैनाल का निर्माण निम्नलिखित अंगों के द्वारा निम्नलिखित अंगों के द्वारा होता है। अब ये अंग हैं कौन कौन से? जैसे पहला अंग है बच्चों मुख, जिसे बोलते हैं माउथ। दूसरा अंग है ग्रसनी, इंग्लिश में इसे बोला जाता है फायरिंग्स। तीसरा अंग है बच्चों ग्रास नली। मैं जिस सीक्वेंस में लिख रहा हूं आपको उसी सीक्वेंस में याद भी करना है, उसी सीक्वेंस में लिखना और याद करना है। तीसरा अंग है ग्रास नली, जिसे इसोफेगस बोलते हैं, इसोफेगस। चौथा अंग है बच्चों आमाशय, इंग्लिश में इसे बोला जाता है स्टमक। पांचवा अंग है छोटी आंत, जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है।
मेरे भाई याद रखना कि ये जो छोटी आंत है इसका नाम ही छोटी आंत है बस, वास्तव में ये बहुत बड़ी होती है। इसकी लंबाई बच्चों लगभग 22 फीट होती है, 22 फीट। नाम है सिर्फ छोटी आंत, लेकिन है बहुत बड़ी, 22 फीट है। और इस छोटी आंत के बच्चों 3 भाग होते हैं, इसके 3 भाग होते हैं। इसका जो पहला भाग है उसे बोला जाता है ग्रहणी, इंग्लिश में इसे बोलती हैं डियोडिनम। इसका जो दूसरा भाग है उसे बोला जाता है मध्यांत्र, इंग्लिश में इसे बोलती हैं जेजुनम। और इसका जो तीसरा भाग है उसे बोलती हैं शेषांत्र, इंग्लिश में इसे बोला जाता है इलियम। तो ये 3 भाग होते हैं इसके, ठीक है। छोटी आंत के 3 भाग हैं। उसी प्रकार से बच्चों एक अंग छोटी आंत के बाद जो है वो है बड़ी आंत। यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। और बच्चों ये जो बड़ी आंत है इसका सिर्फ नाम ही बड़ी आंत है, होती ये छोटी है। इसकी लंबाई लगभग 4.5 फीट होती है। तो अभी मैं इसको सारी चीजें डिटेल में लिखाऊंगा, अभी मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं, ठीक है। और ये जो बड़ी आंत होती है इसके भी 3 भाग होते हैं। इसका जो पहला भाग है वो है सीकम। इसका जो दूसरा भाग है वो है बृहदांत्र, यानी कि कोलन। और इसका जो तीसरा भाग है वो है मलाशय, जिसे इंग्लिश में रेक्टम कहते हैं, रेक्टम, ठीक है। इसके 3 भाग हैं। तो देखिए हमारे आहार नाल का जो पहला अंग है बच्चों वो है मुख, जो दूसरा अंग है वो है ग्रसनी, जो तीसरा अंग है वो है ग्रास नली, चौथा अंग है आमाशय, पांचवा अंग है छोटी आंत, और ये है छठवां अंग जिसे बड़ी आंत कहा जाता है। मैं आज आपको धीरे धीरे थोड़ा सा समझा रहा हूं ताकि आपको चीजें जल्दी समझ में आए, ठीक है। छोटी आंत के बारे में मैंने बताया कि छोटी आंत का सिर्फ नाम ही छोटी आंत है, होती बहुत बड़ी है, 22 फीट लंबी होती है। और बड़ी आंत का सिर्फ नाम ही बड़ी आंत है, होती बहुत छोटी है, लगभग 4.5 फीट लंबी होती है। तो मुख से लेकर, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि जब छोटी आंत बड़ी है, इसकी लंबाई ज्यादा है, तो इसका नाम छोटी आंत क्यों रखा गया है? और जब बड़ी आंत छोटी है तो इसका नाम बड़ी आंत क्यों रखा गया है? वास्तव में क्या है, रियलिटी में यह है कि छोटी आंत बड़ी है, बड़ी आंत छोटी है, लेकिन नाम क्यों ऐसे रखा गया है? बच्चों जैसे मान लीजिए ये छोटा सा रूम है और आपके रूम में एक 100 मीटर लंबी रस्सी रख दिया जाए, 100 मीटर लंबी, और आपसे पूछा जाए रूम बड़ा है कि रस्सी, तो रूम बड़ा है ना, क्योंकि रूम के अंदर क्या है, रस्सी है। वो रस्सी भले ही ऐसे गोला गोला घुमा करके आपने रख दिया हो। तो ऐसी ही बड़ी आंत चौड़ी होती है, और बड़ी आंत ऐसे बड़ी सी होती है जिसके अंदर छोटी आंत पैक होती है। अभी मैंने देखिए ये डायग्राम बनाया था, यहां पर देखिए छोटी आंत ऐसे गोली गोली घूमी है, बड़ी आंत उसको ऐसे कवर किए हुई है।
तो चूंकि बड़ी आंत के अंदर छोटी आंत पैक होती है, इसलिए छोटी आंत को छोटी आंत कहते हैं और बड़ी आंत को बड़ी आंत कहते हैं। आप में से कुछ ऐसे विद्यार्थी भी होंगे जिन्होंने आज इन अंगों का पहली बार नाम सुना होगा, जैसे ग्रहणी, मध्यांत्र, सीसांत्र, बृहदांत्र। तो वो लोग ये सोच रहे होंगे कि ये किसी अस्त्र शस्त्र का नाम है। जैसे पता चला कि आप रामायण देख रहे हैं तो उसमें ये ब्रह्मास्त्र, तो वो सोच रहे होंगे कि ये किसी अस्त्र शस्त्र का नाम है। क्योंकि याद करिए अपना बचपन, जब आपने पहली बार त्रिभुज का नाम सुना था, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, तो वहां पर आपको यह लगा था कि यह किसी राक्षस का नाम है। तो बाद में आपको कंफर्म हुआ कि यार ये राक्षस का नाम नहीं है, ये त्रिभुज का नाम है। सेम ऐसे ही यहां पर कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्होंने पहली बार नाम सुना होगा, तो उनको लगेगा कि ये अस्त्र शस्त्र का नाम है, लेकिन ये अंगों के नाम है, आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। ठीक है। दूसरी चीज, छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत और बड़ी आंत बच्चों एक प्रकार के काल्पनिक अंग हैं, इमेजिनरी ऑर्गन हैं, काल्पनिक। जैसे आप खाना खाएंगे तो भोजन माउथ से कहां पर आएगा? ग्रसनी में। ग्रसनी से कहां पर जाएगा? ग्रास नली में। ग्रास नली से कहां पर जाएगा? आमाशय में। आमाशय के बाद भोजन ग्रहणी में आएगा, ग्रहणी में, मध्यांत्र में आएगा, शेषांत्र में आएगा। जब तक भोजन ग्रहणी, मध्यांत्र और शेषांत्र में होगा, तब तक आप बोलेंगे कि भोजन कहां पर है? छोटी आंत में, क्योंकि छोटी आंत इन्हीं तीनों भागों को कहा जाता है। और ऐसे ही भोजन आएगा सीकम में, बृहदांत्र में, फिर मलाशय में। जब तक भोजन सीकम में, बृहदांत्र में, मलाशय में होगा, तो आप बोलेंगे कि भोजन कहां पर है? बड़ी आंत में। समझ में आया? तो छोटी आंत के नाम से, बड़ी आंत के नाम से कोई अंग नहीं है। छोटी आंत के नाम से ये 3 अंग हैं और बड़ी आंत के नाम से ये 3 अंग हैं। समझ में आया? अब आइए देखते हैं कि कहां पर किसका पाचन होगा। 2 पॉइंट आप अपने दिमाग में, मैंने कहा था कि हमेशा के लिए बैठा लीजिए इस चैप्टर को, अगर यही क्लास में ही याद करना है तो। पहला पॉइंट बच्चों मैंने आपको यह बताया था, पहला पॉइंट क्या बताया था कि जहां पर भी मैं भोजन बोलूंगा वहां पर आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैंने कार्बोहाइड्रेट बोला है, मैंने प्रोटीन बोला है, मैंने फैट बोला है, मैंने वाटर बोला है, मैंने मिनरल्स बोला है, मिनरल्स यानी कि खनिज लवण की बात की है, और मैंने विटामिन्स की बात की है, विटामिन्स की। जहां पर भी जब जब मैं भोजन बोलूं आपके दिमाग में यही आना चाहिए। और दूसरा पॉइंट यह आना चाहिए कि पाचन, हमें पचाना किसको है? पाचन तो सिर्फ हमें कार्बोहाइड्रेट का करना है, प्रोटीन का करना है और फैट का करना है, फैट का। और तीसरा पॉइंट यह याद रखेगा कि पाचन करने के लिए इतने अंग हैं। मुख है, ग्रसनी है, ग्रास नली है, आमाशय है, छोटी आंत है, छोटी आंत के 3 भाग हैं, बड़ी आंत के ये 3 भाग हैं। तो क्या सभी अंगों में पाचन होगा? कि कुछ अंगों में होगा और कुछ अंगों में नहीं होगा? ऐसा तो नहीं सारे अंग पचा डालेंगे। कुछ अंग पचाएंगे, कुछ अंग नहीं भी पचा पाएंगे। तो तीसरा पॉइंट आपको यह याद रखना है कि पाचन वही होगा, डाइजेशन टेक्स प्लेस वही होगा, कहां? जहां पर एंजाइम होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंजाइम होगा। समय है कि मैं थोड़ा सा एंजाइम के बारे में बता दूं। एंजाइम बच्चों एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो हमारे शरीर में स्वतः बनता है। आगे देखेंगे कहां पर एंजाइम बनेगा। और ये एंजाइम भोजन को पचाने का कार्य करता है, फूड को डाइजेस्ट करने का कार्य करता है।
अगर एंजाइम है तो भोजन का पाचन होगा, और अगर एंजाइम नहीं है तो कोई माई का लाल भोजन को नहीं पचा सकता। समझ में आया? तो ये 3 पॉइंट, भोजन का मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर, मिनरल्स और विटामिन। पचाना किसी है सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को, और पाचन कहां पर होगा? जहां पर एंजाइम होगा। अब आइए समझते हैं मेरे बच्चों, मैंने आपको यह बताया कि जो मनुष्य का आहार नाल है, इसका जो पहला अंग है वो है मुख। मैं इधर से लिखाता हूं आपको। आहार नाल का पहला अंग है मुख। हिंदी में लिख रहा हूं क्योंकि अगर इंग्लिश लिखूंगा ना, चलिए हिंदी इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूं। माउथ, यह है आहार नाल का पहला अंग। फिर ग्रसनी यानी कि फायरिंग्स, इसको नहीं लिखना है, समझना है। फिर बच्चों ग्रास नली है, इसोफेगस है, फिर आमाशय है। अब समझिए, तो सबसे पहले बच्चों भोजन कहां पर आएगा? सबसे पहले भोजन आता है मुख में। सबसे पहले भोजन कहां पर आएगा? मुख में। तो बच्चों भोजन का पाचन यहीं से शुरू हो जाता है। भोजन का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है कि भोजन का पाचन कहां से शुरू होता है, तो याद रखिएगा कि भोजन का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चों मुख में लार पाया जाता है, और लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे टाइलिन एंजाइम कहते हैं। क्या बोलते हैं? टाइलिन एंजाइम कहते हैं। और बच्चों ये जो टाइलिन एंजाइम होता है, ये कार्बोहाइड्रेट, वो भी कितना प्रतिशत? 5%, 5% कार्बोहाइड्रेट का पाचन करके उसे शुगर में, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं इसलिए मैं इसको ऐसे तिरछा लिख रहा हूं, इन सब का वेल डिफाइंड नोट्स आपको मिलेगा। जो 5% कार्बोहाइड्रेट को पचाकर शुगर में परिवर्तित कर देता है। और बच्चों शुगर का स्वाद मीठा होता है। शुगर का स्वाद मीठा होता है। यही कारण है कि जब आप रोटी को बहुत अच्छी तरह से चबाकर खाते हैं तो बच्चों रोटी आपको मीठी लगती है। इस लाइन से 5 प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में बहुत बार रिपीट होते रहते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए कि भोजन का पाचन कहां से शुरू होता है, तो मुख से। भोजन का पाचन कहां से शुरू होता है? तो मुख से। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम। और टाइलिन एंजाइम किसे पचाता है? टाइलिन एंजाइम किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का। चौथा प्रश्न यह है कि टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को पचाकर किसमें परिवर्तित करता है? शुगर में। और पांचवा प्रश्न यह है कि क्या कारण है कि जब हम रोटी को बहुत अच्छी तरह से चबाकर खाते हैं, जब हम रोटी को बहुत अच्छी तरह से चबाकर खाते हैं तो रोटी हमें मीठी लगती है। क्या कारण है? क्योंकि रोटी में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। और जब टाइलिन एंजाइम उस कार्बोहाइड्रेट को पचाकर उसे शुगर में परिवर्तित कर देता है और शुगर का स्वाद मीठा होता है, यही कारण है कि रोटी हमें मीठी लगती है। समझ में आया? मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद सुनिए, जब भोजन बच्चों आमाशय में आता है, मैं और कौन सा कलर यूज करूं यहां पर? क्या ये कलर आपको दिखाई देगा? बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। हाँ, जब भोजन ग्रसनी और ग्रास नली में आता है, इन 2 अंगों में आता है, तो यहां पर पाचन नहीं होता। यहां पर पाचन नहीं होता।
क्यों नहीं होता? अभी मैंने बताया था कि भोजन का पाचन वहीं पर पॉसिबल है जहां पर भोजन को पचाने वाला एंजाइम पाया जाएगा, जहां पर फूड को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम पाया जाएगा। तो चूंकि ग्रसनी और ग्रास नली में भोजन को पचाने वाला कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता, इसलिए यहां पर कोई भी पाचन की क्रिया नहीं होती। तो यहां पर लिखेगा क्योंकि यहां पर कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता, क्योंकि यहां पर एंजाइम बच्चों अब्सेंट है, यहां पर एंजाइम नहीं होता। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, मैं आपको एक एक चीज ये भी बताते हुए चल रहा हूं कि कैसे प्रश्न बनता है। आप में से कोई ये कमेंट नहीं करेगा कि सर ये बताइए कि इसमें से प्रश्न कैसे बनता है। प्रश्न बताते हुए चल रहा हूं, बाकी आपको मैं जब डीपीपी दूंगा तो उसमें सारी चीजें कंसीडर रहेंगी, ठीक है। तो देखिए मैं क्या बता रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आहार नाल का ग्रसनी और ग्रास नली यानी कि फायरिंग्स एंड इसोफेगस दो ऐसे अंग हैं जहां पर भोजन का पाचन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहां पर कोई भी एंजाइम बच्चों नहीं पाया जाता। अभी मैंने बताया था ना, पाचन वहीं होगा जहां पर एंजाइम होगा। क्योंकि यहां पर कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता, इसलिए यहां पर भोजन का पाचन नहीं होगा। उसके बाद बच्चों भोजन आता है आमाशय में। तो याद रखिएगा, आमाशय में केवल प्रोटीन का पाचन होता है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, केवल प्रोटीन का पाचन होता है। और यहां पर प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन होता है, सर्वाधिक पाचन। यहां पर प्रोटीन का बच्चों लगभग 70% पाचन होता है। तो देखिए, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रोटीन का पाचन कहां पर शुरू होता है, आमाशय में। प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन कहां पर होता है, आमाशय में। प्रोटीन का लगभग कितना प्रतिशत पाचन आमाशय में होता है, 70%। कर लेंगे। प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू होता है, आमाशय में। प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन कहां पर होता है, आमाशय में। प्रोटीन का लगभग कितना प्रतिशत पाचन आमाशय में होता है, 70%। समझ में आया? अब आगे सुनो, क्यों ऐसा होता है, यानी कि प्रोटीन का पाचन आमाशय में क्यों सबसे ज्यादा होता है। इसके पीछे कारण यह है क्योंकि आमाशय में बच्चों दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। एक का नाम है पेप्सिन एंजाइम और दूसरे का नाम है रेनिन एंजाइम। कि दो एंजाइम पाए जाते हैं बच्चों। ये जो पेप्सिन एंजाइम है, पेप्सिन एंजाइम, यह सामान्य प्रकार के प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन एंजाइम बच्चों नॉर्मल प्रोटीन का पाचन करता है, सामान्य प्रकार के प्रोटीन को पचाता है। सामान्य प्रोटीन का पाचन करता है। जबकि रेनिन एंजाइम बच्चों जो होता है, ये दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन का पाचन करता है। दूध में उपस्थित, मिल्क में उपस्थित केसिन प्रोटीन का पाचन करता है। और इसी केसिन प्रोटीन के कारण बच्चों दूध का जो रंग होता है वो श्वेत होता है, व्हाइट होता है। देखिए, कॉन्सेप्ट अगर आपका रेडी है ना, कॉन्सेप्ट अगर आपका तैयार है ना, तो प्रश्न चाहे जहां से एग्जामिनर पूछ ले, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा और एक भी प्रश्न बच्चों आपका गलत नहीं होगा। और अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं सही है तो कंफ्यूजन बना रहेगा। फिर से सुनिए, प्रोटीन का देखिए सर्वाधिक पाचन कहां पर होता है, आमाशय में। प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू होता है, आमाशय में। प्रोटीन का कितना प्रतिशत पाचन आमाशय में हो रहा है, 70%। प्रोटीन को पचाने वाले कौन कौन से एंजाइम आमाशय में हैं,
कौन कौन से एंजाइम? दो एंजाइम है, एक का नाम है पेप्सिन, दूसरे का नाम है रेनिन। आमाशय में प्रोटीन को पचाने के लिए दो एंजाइम मौजूद है, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन किसे पचाता है? नॉर्मल प्रोटीन को, सामान्य प्रोटीन। सामान्य प्रोटीन का मतलब होता है कि जो एक ही प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर बना हो। वह प्रोटीन जो एक ही प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है उसे नॉर्मल प्रोटीन कहते हैं। और बच्चों, केसिन प्रोटीन दूध में पाया जाता है और इस केसिन प्रोटीन के कारण दूध का रंग सफेद होता है। और इसे पचाने वाला एंजाइम कौन है? रेनिन एंजाइम। समझ में आया बच्चों? ये जो रेनिन एंजाइम होता है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे रेनिन एंजाइम की मात्रा घट जाती है। यही कारण है बच्चों कि उम्र बढ़ने के साथ दूध को पचाने की क्षमता भी कम हो जाती है। उम्र बढ़ने के साथ जितनी शीघ्रता से एक छोटा बच्चा दूध को पचा सकता है, उतनी शीघ्रता से हम और आप दूध को नहीं पचा सकते। अगर मैं दूध को पी करके तुरंत वोमिटिंग कर दूं तो दूध ही बाहर निकलता है, लेकिन एक छोटा बच्चा अगर दूध को पी करके वोमिटिंग कर देगा तो दूध फटा हुआ बाहर निकलता है, क्योंकि उनमें रेनिन एंजाइम की मात्रा बहुत अधिक, रेनिन एंजाइम बहुत अधिक एक्टिव होता है, उसमें जल्दी दूध का पाचन होता है। तो प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन आमाशय में होता है, क्योंकि प्रोटीन को पचाने के लिए दो महारथी आमाशय के अंदर हैं, एक है पेप्सिन और दूसरा है रेनिन। पेप्सिन नॉर्मल प्रोटीन को पचाएगा और रेनिन दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन को पचाएगा। समझ में आया? अब भोजन आता है कहां पर? अब भोजन आता है बच्चों छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। और अभी मैंने कहा था कि छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। एक है डिओडिनम। मैंने क्या बोला था कि जगह थोड़ा सा कम पड़ जाएगी। डिओडिनम, हिंदी में ग्रहणी कहते हैं। डिओडिनम में बच्चों भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। संपूर्ण भोजन का सर्वाधिक पाचन कहां पर होता है? ग्रहणी में। प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन कहां पर होता है? प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन आमाशय में होता है, लेकिन संपूर्ण भोजन का सर्वाधिक पाचन कहां पर होता है? ग्रहणी में। और दूसरा है जेजुनम। जेजुनम, ये बच्चों जेजुनम जो है यहां पर, और तीसरा है एलियम। यहां पर इन 2 जगहों पर ध्यान से समझिएगा, भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है। अब आप में से कोई ये पूछेगा कि अवशोषण क्या है? अवशोषण को इंग्लिश में बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। यानी कि जो भोजन पचाएंगे आप, जैसे मैंने कहा था कार्बोहाइड्रेट को पचाएंगे तो ग्लूकोज मिलेगा, प्रोटीन को पचाएंगे तो अमीनो एसिड मिलेगा, फैट को पचाएंगे तो फैटी एसिड मिलेगा। ठीक है, तो इन सब चीजों को यहां पर क्या किया जाएगा? एब्जॉर्ब किया जाएगा। एब्जॉर्ब, ठीक है।
और इलियम में आते आते इलियम में मनुष्य में पाचन पूरा हो जाएगा। तो यहां पर देखिए प्रश्न पूछा जाता है कि मनुष्यों में पाचन कहां पर पूरा होता है। मनुष्यों में पाचन कंप्लीट होता है इलियम में। कहां पर? इलियम में कंप्लीट होता है। तो देखिए भोजन का सर्वाधिक पाचन कहां पर होता है? छोटी आंत के प्रथम भाग ग्रहणी में। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहां पर होता है? जेजुनम और इलियम में। जेजुनम और इलियम में, जेजुनम और इलियम दोनों में भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है। सबसे ज्यादा अवशोषण इलियम में होता है। और मनुष्य में पाचन कहां पर पूरा होता है? तो इलियम में ही, यानी कि शेषांत्र में पूरा होता है। उसके बाद बच्चों भोजन आता है कहां पर? बड़ी आंत में। लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो बड़ी आंत में बच्चों, बड़ी आंत के भी 3 भाग है ना, अभी बताया था मैंने। एक है सीकम, दूसरा है बृहदांत्र और तीसरा है मलाशय। तो देखिए जो मलाशय है, सीकम है, यहां पर शाकाहारी जंतुओं में अगर आपसे पूछा जाए कि शाकाहारी जंतु में पाचन कहां पर पूर्ण होता है, तो सीकम में। और देखिए जल का अवशोषण कहां पर होता है? वाटर का एब्जॉर्प्शन कहां पर होता है? कोलन में। फिर मलाशय से जो भोजन नहीं पच पाता, जैसे कोई कोई भोजन है जो नहीं पच पाया, या कोई कोई भोजन है जो नहीं एब्जॉर्ब हो पाया, वो मलाशय से बाहर निकाल दिया जाता है। समझ में आया? अगर आपसे कोई पूछे कि सेलुलोज का पाचन कहां पर होता है, जैसे शाकाहारी, हम लोगों का मुख्य भोजन क्या है? हम लोगों का मुख्य भोजन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर, मिनरल और विटामिन है। लेकिन जो शाकाहारी जंतु होते हैं ये लोग सूखी घास फूस खाते हैं, सूखी घास खाते हैं। तो जो भूसा खाने वाले जानवर हैं, जो सूखी घास खाने वाले जानवर हैं, वहां से सेलुलोज निकलता है। जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख रहा हूं, अभी समझाऊंगा। सेलुलोज प्राप्त होता है और सेलुलोज का सर्वाधिक पाचन कहां पर होता है? सीकम में। और इस सीकम के बगल में एक अंग पाया जाता है बच्चों, जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। सीकम के बगल में एक अंग है अपेंडिक्स। ये जो अपेंडिक्स होता है यह सेलुलोज के पाचन में सहायता करता है, सेलुलोज के पाचन में हेल्प करता है। तो एक समय ऐसा था कि जब हम लोग भी भूसा खाते थे, सूखी घास खाते थे, प्राचीन काल में जब हम आदि मानव थे, तो जो हमारे पूर्वज थे वो लोग भूसा खाते थे। तो भगवान ने हम लोगों को भी अपेंडिक्स दिया था कि ये लो बेटा अपेंडिक्स, जब भूसा खाओगे तो उस अपेंडिक्स की मदद से तुम इस भूसे को पचाना। लेकिन हमने बहुत सालों से सूखी घास, भूसा आदि खाना बंद कर दिया है। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लैमार्क, उन्होंने बताया है कि अंगों के उपयोग और अनुपयोग का सिद्धांत। साइंस ये कहता है, जीव विज्ञान ये कहता है कि जिन अंगों का आप ज्यादा उपयोग करते हैं वो अंग ज्यादा विकसित हो जाते हैं, वो ज्यादा डेवलप हो जाते हैं, और जिन अंगों का आप उपयोग करना बंद कर देते हैं वो अंग धीरे धीरे छोटे होकर विलुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो अपेंडिक्स का यूज हमने हजारों वर्षों से नहीं किया है, इसलिए हम लोगों में बच्चों अपेंडिक्स क्रियात्मक रूप से अब निष्क्रिय हो गया है।
इसलिए मनुष्यों में अपेंडिक्स बच्चों एक प्रकार का अवशेषी अंग है, अवशेषी वेस्टिजियल ऑर्गन है, अवशेषी अंग है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मनुष्यों में कौन सा अंग अवशेषी अंग है, तो वो है अपेंडिक्स। और ये प्राचीन काल में किसका पाचन करता था? प्राचीन काल में तो ये सेलुलोज का पाचन करता था। समझ में आया कुछ? ठीक है, तो एक बार और रिवाइज कर देता हूं। भोजन का पाचन कहां से शुरू होता है? मुख से। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ये देखिए, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन एंजाइम किसको पचाता है? कार्बोहाइड्रेट को। पचाकर किस में बदलता है? शुगर में। क्या कारण है कि जब आप रोटी को बहुत अच्छी तरह से चबाकर खाते हैं तो रोटी आपको मीठी लगती है? क्योंकि लार में उपस्थित जो टाइलिन एंजाइम है ये कार्बोहाइड्रेट में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को शुगर में परिवर्तित कर देता है। यही कारण है कि जब हम रोटी को बहुत अच्छी तरह से चबाते हैं तो रोटी हमें मीठी लगती है। ग्रसनी और ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता क्योंकि यहां पर कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन कहां पर होता है? आमाशय में। कितना प्रतिशत? 70%। क्यों? क्योंकि आमाशय में प्रोटीन को पचाने के लिए दो एंजाइम मौजूद हैं, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन नॉर्मल प्रोटीन को पचाता है और रेनिन दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन का पाचन करता है। दूध का सफेद रंग किसके कारण है? केसिन प्रोटीन के कारण। अब आप में से आप देखिए, कभी कभी जब मैं इन सारी चीजों को बहुत डिटेल में समझाता हूं तो आप में से कोई ये कमेंट कर देता है कि सर थोड़ा तेज चलिए, सर इतना ज्यादा कैसे, मतलब ये ज्यादा नहीं है भाई, ये सब एग्जाम में आता है। ठीक है, धैर्य बनाएंगे, सबसे ज्यादा नंबर पाएंगे। समझ में आया? एक भी प्रश्न बाहर से नहीं जाएगा। ठीक है, भोजन का सर्वाधिक पाचन कहां पर होता है? छोटी आंत के पहले भाग डियोडिनम, जिसे हिंदी में ग्रहणी कहते हैं। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहां पर होता है? जजुनम और इलियम में। मनुष्य में पाचन कहां पर पूरा होता है? इलियम में। शाकाहारी जंतु में पाचन कहां पर पूरा होता है? सीकम में। जल का सर्वाधिक अवशोषण कहां पर होता है? बृहदांत्र में। उसके बाद जो भोजन नहीं पच पाता, जो भोजन नहीं एब्जॉर्ब हो पाता, उसे मलाशय के रास्ते से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, कुछ समझ में आया? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये सारे पॉइंट बच्चों समझ में आ गए होंगे। अब देखिए, यहां पर मैंने पाचन का लगभग 50% भाग बताया आपको, 50% और समझना है। जैसे मैंने यहां पर कहा कि ये जो ग्रहणी है, यानी कि जो डियोडिनम है, यहां पर भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। तो क्यों यहीं पर भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है? ऐसा क्या है ग्रहणी में कि भोजन का सर्वाधिक पाचन यहीं पर होता है? तो इसका जवाब यह है क्योंकि इस ग्रहणी के बगल में दो प्रकार के सहायक पाचक अंग मौजूद हैं। दो प्रकार के, एक इसी ग्रहणी के बगल में लीवर है, इसी ग्रहणी के बगल में अग्नाशय है। ये लोग ग्रहणी को सपोर्ट करते। मैंने क्या बोला कि सहायक पाचक अंग क्या है? याद आया? सहायक पाचक अंग क्या करता है? आहार नाल को सपोर्ट करता है। तो इसके अगल बगल दो अंग हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं कि बेटा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो इसके साथ कौन कौन है? लीवर है, इसके साथ पैंक्रियाज है। किसके साथ? ग्रहणी के साथ, ड्यूडिनम के साथ। यही कारण है कि यहां पर भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। अब मैं पेज चेंज करके आपको डायग्राम बना करके समझाने की कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आया है। आइए देखिए, देखिए बच्चों, ये है मुख, मान लीजिए ये मुख है। ठीक है, मुख के ठीक ऊपर क्या होता है? मुख के ठीक ऊपर होती है हमारी नाक।
ये इस तरीके से है, ठीक है। मुंह के ठीक ऊपर क्या है? हमारी नाक है। आप सोचिए, इमेजिन करिए, ये है बच्चों मुख, और मुख के ठीक ऊपर क्या है? नाक है। नाक के दो छिद्र हैं, नाक के दो छिद्र हैं। ये दोनों छिद्र कुछ दूर तक अलग अलग हैं। ये देखिए, कुछ दूर तक अलग हैं और बाद में जाकर एक हो जाते हैं। और जहां पर ये दोनों छिद्र एक हो जाते हैं ना बच्चों, उसी को बोला जाता है, उसी अंग को बोलते हैं ग्रसनी। क्या बोलते हैं? ग्रसनी बोलते हैं। अब इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि नाक से बच्चों आप क्या ग्रहण करते हैं? नाक से आप वायु ग्रहण करते हैं। और मुख से क्या ग्रहण करते हैं? मुख से भोजन ग्रहण करते हैं, फूड इनटेक करते हैं। तो बच्चों, जब आप नाक से वायु ग्रहण करेंगे तो नाक से होते हुए वायु कहां पर आएगा? ये देखिए कहां पर आएगा? ग्रसनी में आएगा। और जब आप मुख से भोजन ग्रहण करेंगे तो भोजन भी मुख से होते हुए कहां पर आएगा? ग्रसनी में आएगा। तो ये प्रश्न बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है कि आहार नाल का ऐसा कौन सा अंग है जो वायु और भोजन दोनों का संवहन करता है? तो वो है बच्चों यहां पर ग्रसनी, ठीक है। वो है ग्रसनी जो मुख और भोजन और वायु दोनों का संवहन करता है। एक अंग काम कर रहा है दो। जब आप नाक से सांस लेंगे इस तरीके से, तो वायु नाक से होते हुए कहां पर चली आएगी? ग्रसनी में। और जब आप मुख से भोजन ग्रहण करेंगे तो भोजन भी मुख से होते हुए कहां पर चला आएगा? ग्रसनी में। तो क्या यह फायदे की बात है या नुकसान की बात है? है तो फायदे की बात ना। जब एक ही व्यक्ति दो दो काम करे तो फायदा तो हो रहा है। लेकिन दूसरे एंगल से देखेंगे तो थोड़ा सा कठिनाई है। कठिनाई क्या है? वायु को आपको कहां पर भेजना है? वायु को कहां पर भेजना है? आप सांस लेते हैं तो क्या सोचकर सांस लेते हैं? आप ये सोचते हैं कि इस वायु को हमें भेजना है फेफड़े में। और जब आप खाना खाते हैं तो आप क्या सोचकर भोजन ग्रहण करते हैं कि इस भोजन को हमें भेजना है आमाशय में? समझ पाए? आपको वायु को भेजना है फेफड़े में और भोजन को भेजना है आमाशय में, लेकिन ये दोनों एक ही अंग में हैं। इसलिए यहां से बच्चों दो नली निकलती है। एक नली जिसका नाम है ग्रास नली, इसोफेगस। बच्चों ये सिर्फ भोजन को लेकर जाता है और उसे कहां पर छोड़ देता है? आमाशय में छोड़ देता है। और इसी के बगल से एक दूसरी नली निकलती है जिसे वायु नली बोलते हैं। वायु नली, इंग्लिश में विंड पाइप बोलते हैं। और ये जो वायु नली होता है, ये वायु को कहां पर छोड़ देता है? तो फेफड़े में छोड़ देता है, लंग्स में छोड़ देता है। तो कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा कि नाक से आया वायु कहां पर आया? ग्रसनी में। फिर वायु नली की सहायता से कहां पर चला गया? फेफड़े में। मुख से आया भोजन ग्रसनी में। फिर भोजन ग्रास नली की सहायता से कहां पर चला गया? आमाशय में। कंसेप्ट समझ में आया? दोनों चले थे अलग अलग स्थान से। वायु चला था नाक से, भोजन चला था मुख से। बीच में दोनों मिले और फिर यहीं से दोनों क्या हो गए? अलग हो गए। वायु नली की सहायता से चला आया फेफड़े में और भोजन ग्रास नली की सहायता से चला आया आमाशय में। समझ में आया? बच्चों
जितनी आसानी से मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं, क्या ये सच में इतना आसान है क्या? जैसे मैंने कहा कि वायु नाक से आया ग्रसनी में, फिर वायु नली की सहायता से वायु फेफड़े में चला गया। भोजन मुख से आया ग्रसनी में, फिर ग्रास नली की सहायता से भोजन आमाशय में चला गया। क्या ये इतना आसान है? क्या भोजन को पता है क्या? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि ये है रोटी का टुकड़ा, क्या भोजन को पता है क्या कि यही ग्रास नली का छिद्र है और भोजन ग्रास नली की सहायता से आमाशय में आ जाएगा? हो सकता है कि भोजन गलती से वायु नली में चला जाए। वायु नली में, भाई जैसे ये भोजन है, उसके सामने दो छिद्र, एक ग्रास नली का, एक वायु नली का। अगर भोजन ग्रास नली में गया तो बोलिए जय श्री राम, राधे राधे। आप यही तो चाहते थे कि भोजन ग्रास नली में जाए। लेकिन यदि भोजन वायु नली में गया तो निश्चित तौर पर आप वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि जहां पर जाना चाहिए था वायु, वहां पर चला गया भोजन और वहां पर सांस रुक जाएगी, आप वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। यानी कि आपको कुछ ऐसा करना है कि भोजन हर बार कहां पर जाए? ग्रास नली में, वायु नली में ना जाए। पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, आपने अगर इंडियाज गॉट टैलेंट देखा हो या फिर जनरली आपने देखा होगा कि कुछ लोग मुख से केंचुआ डालते हैं और नाक से निकाल लेते हैं, या नाक से केंचुआ डाले तो मुख से निकाल लिए। ये होता है कि नहीं होता है? तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने मुख से खाना खाया और यहीं पर देखिए, ये रोटी आया यहां पर और फिर रोटी ऐसे नाक से बाहर चला है। कभी कभी देखिए आप भोजन को निगलते समय, फूड को इंगल्फ करते समय जब खांस देते हैं या बोल देते हैं तो उस समय चावल या पानी के एक दो पार्टिकल आपके नाक से बाहर निकल आते हैं। यानी आपको दूसरा काम यह करना है कि भोजन को नाक में नहीं जाने देना है। तो सुनिए, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से बच्चों। ये जो नाक है ना, इस नाक के छिद्र के, ये देखिए ये नाक का छिद्र है, इस नाक के छिद्र के ठीक सामने ऐसे वी के आकार की एक मांसल युक्त संरचना लटकती रहती है। इस संरचना को बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं यवुला। क्या बोलते हैं? यवुला, जिसे आप लोग टॉन्सिल बोलते हैं। ये देखिए ऐसे टॉन्सिल जो होता है ना, ये ऐसे अगल बगल होता है, ये टॉन्सिल है। और ये जो वी शेप स्ट्रक्चर लटक रहा है, इसे बच्चों यवुला बोलते हैं। जब आप अपने मुख को शीशे के सामने खोल करके आ करें तो आपको ऊपर से नीचे की ओर ऐसे वी के आकार की एक मांसल युक्त संरचना लटकती दिखाई देगी। दिखाई देती है ना? तो ऐसे वो वी के आकार की संरचना ऐसे लटक रही है, ऐसे लटक रहा है। जब आप भोजन निगलेंगे, जब आप फूड को इंगल्फ करेंगे, तो जब भोजन अंदर आएगा तो इसको टच करता है, ऐसे लटक रहा है। भोजन जब ऐसे नीचे आएगा तो इसको टच करेगा, तो जब इसको टच करेगा बच्चों तो ये ऊपर उठ जाता है। ये ऐसे लटक रहा है, ये ऊपर उठ जाएगा और ऊपर उठकर नाक के छिद्र को बंद कर देता है ताकि भोजन नाक से बाहर ना निकलने पाए। यही कारण है कि आपको सिखाया जाता है, आपको सलाह दिया जाता है कि भोजन को निगलते समय बोलना या खांसना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप भोजन को निगलते समय खांस देते हैं या बोल देते हैं तो चावल के एक दो पार्टिकल आपके नाक में घुस जाता है, आपको खांसी आ जाती है, पानी बाहर निकलने लगता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भोजन को नाक के छिद्र में जाने से कौन रोकता है, तो वो है यबुला। अब देखिए, इस वायु नली के मुख पर एक ऐसे ढक्कन की तरह संरचना पाई जाती है, ढक्कन की तरह। इसे बोलते हैं एपिग्लॉटिस। क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस। इसे एपिग्लॉटिस बोलते हैं। और ये जो एपिग्लॉटिस है, ये भोजन को वायु नली में जाने से रोकता है, भोजन को वायु नली में जाने से रोकता है। तो दो संरचना का नाम याद रखिएगा,
भोजन को नाक के छिद्र में जाने से रोकता है यबुला। भोजन को वायु नली भोजन को वायु नली में जाने से रोकता है कौन? एपिग्लॉटिस। तो भोजन को वायु नली में जाने से रोक दिया एपिग्लॉटिस ने, और भोजन को नाक के छिद्र में जाने से रोक दिया यबुला ने। यानी कि भोजन को आपने खाया, नाक में जाना चाहा तो यबुला नहीं जाने दिया, वायु नली में जाना चाहा तो एपिग्लॉटिस नहीं जाने दिया। अब भोजन या तो ग्रास नली की सहायता से आमाशय में जाए या फिर मुख से ही बाहर निकल आए। तो जब मुख से बाहर निकलेगा तो आप नहीं निकलने देंगे, आप ठेल देंगे अंदर। समझ पाए? तो भोजन के पास, बेचारे के पास एक ही रास्ता है, और वो रास्ता क्या है? वो रास्ता ये है कि भैया ये ग्रास नली की सहायता से कहां पर चला जाए? आमाशय में। तो भोजन का मतलब मैंने आपको बार बार बताया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर, मिनरल, विटामिन, बताया था ना। तो ये है आमाशय। आमाशय किसका पाचन करेगा? अभी बताया था मैंने, आमाशय केवल किसका पाचन करेगा? प्रोटीन का। दिखाई दे रहा है ये कलर? थोड़ा सा मैनेज भी कर लेना, थोड़ा बहुत ना दिखे देख लेना, आंख खोलकर, ऐसे आंख खोलकर देख लेना। आमाशय केवल किसका पाचन करेगा? प्रोटीन का पाचन करेगा। आमाशय में प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन होगा। कितना प्रतिशत पाचन होगा? कमेंट करके बता दीजिए। 70%। क्यों होगा? क्योंकि आमाशय में प्रोटीन को पचाने के लिए दो ठो एंजाइम बैठे हैं, एक है पेप्सिन और दूसरा है रेनिन। पेप्सिन एंजाइम किसको पचाएगा? सामान्य प्रोटीन को, सामान्य प्रोटीन को। रेनिन एंजाइम किसे पचाएगा? केसिन प्रोटीन को। केसिन प्रोटीन किसमें पाया जाता है? दूध में। दूध का श्वेत रंग किसके कारण होता है? इसी के कारण, केसिन प्रोटीन के कारण। इतना तो मैं पहले ही बताया था। लेकिन एक दिक्कत है, आमाशय ने कितना प्रतिशत प्रोटीन पचाया? 70%। 30% नहीं पचा पाया। आगे जब मैं प्रोटीन के बारे में, आमाशय के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा ना, तो मैं आपको बताऊंगा मेरे भाई, जब मैं आमाशय के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा तो मैं बताऊंगा कि आमाशय के पास प्रोटीन को पचाने के लिए सारे साधन मौजूद हैं। आमाशय ने 70% प्रोटीन को पचाया तो कोई बहुत बड़ा हवेली नहीं खड़ी कर दिया। 30 मारखा नहीं है आमाशय, इसे तो 100% पचाना चाहिए, लेकिन पचा पाया 70%। तो इस आमाशय के नीचे एक अंग है, छोटी आंत का पहला भाग, और उस अंग का नाम है ग्रहणी। ये है ग्रहणी। ग्रहणी आमाशय से कहता है कि बेटा, अगर तुमने 70% ही प्रोटीन पचाया तो कोई बात नहीं, तुम 30% प्रोटीन को मेरे पास भेज दो, और तुम 30% प्रोटीन ही नहीं, तुम कार्बोहाइड्रेट को भी भेजो, तुम फैट को भी भेजो, मैं तीनों को पचा दूंगा। अब ग्रहणी यहां पर बन रहा है क्या? बाबा। अगर कुछ लोग होते हैं जो जानते हैं कि पता नहीं ये काम होगा कि नहीं हो, कोई कहता ना चलो तुम उसको बुलाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं, बुलाओ उसको, देखते हैं क्या होगा। किसी दूसरे के दम पर ग्रहणी ने कहा कि तुम मेरे पास भेजो, मैं सबको पचाऊंगा। किसके दम पर बोला? याद करिए, इस ग्रहणी के बगल में एक अंग है, अग्नाशय, पैंक्रियाज है। तो अग्नाशय ग्रहणी से कह रहा है कि यार तुम बुलाओ सबको ना, मैं हूं तुम्हारे साथ।
मैं सबको पचाऊंगा। अग्नाशय सहायक अंग है, सहायक पाचक अंग, पैंक्रियाज इंग्लिश में कहते हैं। तो कह रहा है कि तुम बुलाओ सबको, मैं हूं तुम्हारे साथ। वही ग्रहणी चिल्ला रहा, यार आओ आओ सबको लेकर, मैं सबको पचाऊंगा। तो आमाशय ने कहा कि अरे भाई, जब मैं नहीं पचा पाया तो तुम कैसे पचाओगे? कह रहे तुम भेजो, तो मेरा दोस्त है पैंक्रियाज, वो कह रहा है ना, वो कर्ण है, तुम भेजो मैं पचाऊंगा। तो आमाशय ने कहा यार मेरा क्या जाता है, ये लो कार्बोहाइड्रेट। यहां से भेजा इसने क्या, कार्बोहाइड्रेट को। आमाशय ने क्या भेजा, कार्बोहाइड्रेट को। तो इधर से अग्नाशय ने एक एंजाइम बना दिया। उस एंजाइम का नाम है एमाइलेज एंजाइम। ध्यान से, हर एंजाइम का नाम ध्यान से सुनना, एमाइलेज एंजाइम। और जब अग्नाशय ने एमाइलेज एंजाइम बना करके भेजा, तो इस एमाइलेज एंजाइम ने किसका पाचन कर दिया, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर दिया। यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया। अब आमाशय सोचा, अरे यार, तो जो कहा था कर डाला, कार्बोहाइड्रेट को पचा डाला। तो फिर यहां से भेजा गया प्रोटीन को। प्रोटीन, ध्यान से सुनिए, कितना प्रतिशत, 30%। 70% तो प्रोटीन खुद आमाशय पचा चुका है। बचा हुआ प्रोटीन भाई 70% पच चुका है आमाशय में, बचा कितना, 30%। तो 30% प्रोटीन को जब भेजा, तो इधर से अग्नाशय ने एक एंजाइम बनाया जिसका नाम है ट्रिप्सिन एंजाइम। मैं हिंदी में नहीं लिख रहा हूं, एंजाइम के नाम इंग्लिश में ही लिखे जाते हैं, ट्रिप्सिन एंजाइम। और ट्रिप्सिन एंजाइम ने प्रोटीन का भी पाचन कर दिया, प्रोटीन का पाचन कर दिया। समझ में आया? तो देखो प्रश्न कैसे बनेगा, दिमाग लगा लो। अगर पूछा जाए प्रोटीन का पाचन सबसे ज्यादा कहां पर होता है, आमाशय में, लेकिन प्रोटीन का पाचन कंप्लीट कहां होता है, छोटी आंत के पहले भाग, ये है छोटी आंत का पहला भाग, ग्रहणी, ग्रहणी में पूरा होता है। कहां पर, ग्रहणी में। आमाशय में प्रोटीन को कौन पचाता है, पेप्सिन और रेनिन। आमाशय में कौन पचा रहा है, पेप्सिन और रेनिन। तो छोटी आंत में कौन पचा रहा है, ट्रिप्सिन। छोटी आंत में कौन पचा रहा है, ट्रिप्सिन। तो प्रश्न बनेगा कि छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन कौन करता है, ट्रिप्सिन। आमाशय में प्रोटीन का पाचन कौन करता है, पेप्सिन और रेनिन, पेप्सिन और रेनिन। समझ में आया? अब यहां से भेजा जाता है बच्चों फैट को, वसा को, एफ फॉर फैट। तो जैसे ही फैट को भेजा जाता है, वैसे ही अग्नाशय एक एंजाइम बनाता है, लाइपेज एंजाइम। और जब लाइपेज एंजाइम आता है, तो फैट को देखकर पचाने से मना कर देता है। कहता है मुझे क्यों भेजे यार, मैं तो फैट को पचा ही नहीं सकता। तो ये हुआ यार, तुम नहीं पचाओगे तो कौन पचाएगा। तो लाइपेज ने शर्त रख दिया, केजरीवाल की तरह। लाइपेज ने कहा कि भाई मैं फैट को पचाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, पहले वसा को, फैट को जल में घुलनशील बनाइए, जल में घुलनशील, वाटर में सॉल्युबल बनाइए। अब मैटर आकर के फंस गया कि वसा को जल में घुलनशील कौन बनाएगा, कौन? क्या वसा जल में घुलनशील है? घी, तेल, मक्खन, ये सब जल में घुलते हैं? नहीं घुलते। तो मुद्दा यह है कि कौन। तब मैदान में कूदता है एक अंग जिसका नाम है लीवर। ये देखिए, लीवर की महत्ता आ गई ना, लीवर। लीवर कहता है कि बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं जिंदा हूं, बस तुम मुझे सेफ रखना, ये नहीं कि दारू पी करके मुझे ही नुकसान पहुंचा दो। अब शराब इतना पी लिए कि लीवर ही डैमेज हो गया। सुने लीवर क्या करने चल रहा है। लीवर कहता है मैं हूं तो कोई घबराहट की बात नहीं है। लीवर एक रस बनाता है जिसे बोलते हैं पित्त रस। क्या बोलते हैं बच्चों? बाइल जूस बोलते हैं। और ये लीवर से बनने के बाद पित्त रस आता है गॉल ब्लैडर में, पित्ताशय में।
यहां पर जाकर स्टोर होता है। ध्यान से सुनिए, अगर पूछा जाए पित्तरस का निर्माण कहां होता है, पित्तरस का निर्माण लीवर में, और पित्तरस स्टोर कहां होता है, संग्रहित कहां होता है, पित्ताशय में। पित्तरस का निर्माण होता है लीवर में और पित्तरस संग्रहित कहां पर होता है, पित्ताशय में। याद रखिएगा, पित्तरस बनेगा कहां पर, लीवर में, स्टोर कहां पर होगा, पित्ताशय में। अब उसके बाद पित्ताशय में से ये पित्तरस पहुंचता है ग्रहणी में और वहां पर जाकर वसा को जल में घुलनशील बनाता है, वसा को जल में घुलनशील बना देता है। तो देखिए 3 प्रश्न है यहां पर। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पित्तरस का निर्माण कहां होता है, तो लीवर में। पित्तरस संग्रहित कहां पर होता है, पित्ताशय में। और पित्तरस का कार्य क्या है, कार्य, पित्तरस का कार्य है वसा को जल में घुलनशील बनाना। वसा को यहां पर लिखा है, अगर न दिख रहा तो मैं बोल रहा हूं, वसा को जल में घुलनशील बनाना, वसा को जल में घुलनशील बनाना, इसी को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब एक ही बोर्ड में तो मैं सारी चीजें लिखा नहीं सकता, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। मैं आपको लिखा हुआ मैटर दूंगा, बस अभी समझा रहा हूं, तो थोड़ा बहुत आपका कोऑपरेशन चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि अब टीचर को मोटिवेट करने के बजाय आप डिमोटिवेट कर दें, अरे नहीं दिख रहा है, अरे क्या कर दिए, अरे बहुत स्पीड में पढ़ाओ। थोड़ा सा अगर चीजों को पूरी तरीके से दिमाग में सेट कर लेना है कहानी की तरह, तो थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा ना, ताकि भविष्य में जब प्रश्न आए तो खटाखट करें वहां पर, ठीक है। याद करने की ज्यादा जरूरत ना पड़े, दिमाग में सेट हो जाए चीजें। ये होता है पढ़ने का मतलब, और इस उद्देश्य से हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं। तो वसा को जल में घुलनशील बनाना, समझ में आया। अब ये वसा को जल में घुलनशील बना देगा, तब लाइपेज एंजाइम क्या करेगा, तब लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन कर देगा, वसा का पाचन कर देगा। तो देखिए भोजन का सर्वाधिक पाचन अभी लिखाया था मैंने, देखिए भोजन का सर्वाधिक पाचन कहां पर होता है, डिओडिनम में। क्यों होता है, वही चीज यहां पर मैंने बताया। क्यों, क्योंकि इसके बगल में, डिओडिनम के बगल में एक अंग है अग्नाशय और दूसरा अंग है लीवर। ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, अग्नाशय क्या बनाकर भेज रहा है, एंजाइम। अग्नाशय क्या बनाकर भेज रहा है, एंजाइम। और लीवर क्या बनाकर भेज रहा है, पित्तरस। समझ में आया। अब भोजन का सबसे ज्यादा पाचन कहां पर हो गया, छोटी आंत में। फिर बच्चों ये छोटी आंत ऐसे ऐसे मुड़ी होती है जहां पर सबसे ज्यादा अवशोषण होगा। फिर बड़ी आंत के रास्ते से जो भोजन नहीं पच पाया उसे बड़ी आंत के रास्ते से बाहर निकाल दिया जाता है। ये होता है हमारा पाचन तंत्र। अगर ये आपको याद हो गया मेरे भाई, तो कम से कम 100 प्रश्न आपने याद कर डाले हैं, 100 प्रश्न। अब मैं आपके सामने बोल रहा हूं, आप मुझे उसका जवाब दें और फिर सेल्फ एनालाइज करें। इस वीडियो को 1-2 बार और देखिएगा, फिर जब मैं इसको नोट्स बनवाऊंगा तो पूरी तरीके से ये आपको याद हो जाएगा। भोजन का पाचन, देखिए अभी बताया था, भोजन का पाचन कहां से शुरू होता है, मुख से। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम। किसे पचाता है, कार्बोहाइड्रेट को। पचाकर किसमें परिवर्तित करता है, शुगर में। ग्रसनी और ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता क्योंकि यहां पर कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन कहां पर होता है, आमाशय में। कितना प्रतिशत, 70%। कौन कौन से एंजाइम मौजूद होते हैं आमाशय में प्रोटीन को पचाने के लिए, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन किसे पचाता है, नॉर्मल प्रोटीन को। रेनिन किसे पचाता है, दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन को। किसके कारण दूध का रंग सफेद होता है, केसिन प्रोटीन के कारण। छोटी आंत के डिओडिनम में, ग्रहणी में भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। जेजुनम और इलियम में भोजन का अवशोषण होता है। मनुष्य में पाचन कहां पर पूरा होता है, इलियम में। शाकाहारी जंतु में पाचन कहां पर पूरा होता है, सीकम में। जल का अवशोषण कहां पर होता है, बृहदांत्र में। समझ में आया। यहां पर देखिए, भोजन को नाक के छिद्र में जाने से कौन रोकता है, यबुला।
भोजन को वायु नली में जाने से कौन रोकता है? एपिग्लॉटिस। आहार नाल का ऐसा कौन सा अंग है जो भोजन और वायु दोनों का संवहन करता है? तो ग्रसनी है, जहां पर नाक और मुख दोनों जाकर मिलते हैं, इसलिए भोजन और वायु दोनों का संवहन करता है। बाकी एमाइलेज एंजाइम किसे पचाता है? कार्बोहाइड्रेट को। ट्रिप्सिन किसे पचाता है? प्रोटीन को। लाइपेज किसे पचाता है? वसा को। कहां पर पचाता है? तो याद रखिए ये सारी चीजें ग्रहणी में हो रही हैं। कहां पर हो रही हैं? ग्रहणी में, छोटी आंत के पहले भाग ग्रहणी में, डिओडिनम में। इसीलिए मैंने अभी लिखाया था कि सबसे ज्यादा पाचन यहीं पर होगा। पित्त रस का निर्माण कहां पर होता है? लीवर में। पित्त रस का संग्रह कहां पर होता है? पित्ताशय में। पित्त रस का कार्य क्या है? वसा को जल में घुलनशील बनाना। फिर जो भोजन नहीं पच पाया, तो इतना करने के बावजूद भी जो भोजन नहीं पच पाया है, तो हमारा आहार नल सोचता है कि अब इसे कोई नहीं पचा सकता, फिर उसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो आप सुबह शाम लोटा लेकर के जाते हैं, कभी कभी तो कुछ विद्यार्थी यही नहीं समझ पाते कि मैं बार बार बताता हूं कि बाहर निकाल दिया जाता है, तो बाहर कब निकालते हैं? तो वही है। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कैसा लगा है एक बार मुझे बता दीजिएगा, समझ में आया या नहीं? जितना बता सकते हैं बता दीजिएगा, कोई कंफ्यूजन हो तो बता दीजिएगा। मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं, मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा है आप मुझे बताइएगा। ठीक है, एक बार चीजों को पूरी तरीके से समझाया जाए, फिर उसे लिखाया जाए, ये मेरा फंडा है। कैसा आपको लगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो मेरा नाम है दोस्तों अतुल मिश्रा और मैं आपको पढ़ा रहा हूं विज्ञान विषय। विज्ञान विषय के तीनों पार्ट। मेरी गारंटी है कि आपका एक भी प्रश्न नोट्स से बाहर नहीं जाएगा। तो मिलते हैं कल, आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद। थैंक यू सो मच।